मोने मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, है ना, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, जिसमें हम लोग आज हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी वीवी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बगल लोग, है ना। तो ये भी हम लोग किससे देखने वाले हैं, तो बीबीडी जो गाइड आता है ना, बीबीडी जो गाइड आता है ना, बीबीडी जो गाइड आता है, तो उसी से हम लोग देखने वाले हैं बगल लोग। ये हमारा जो गाइड होगा, ये हमारा 2026 का जो गाइड होगा, है ना। तो आज हम लोग इसी से वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगल लोग। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको वीवीआई क्वेश्चन रहता है, लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे लड़ता है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा बगल लोग, ध्यान से कवर कीजिएगा, है ना। परीक्षा के हिसाब से अभी बहुत अच्छा गाइड है बगल लोग। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, वो भी हिस्ट्री से, है ना। देखिए वो लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कहते हैं चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं। बोलो, हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग इसी चैप्टर का वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बोलो। तो परीक्षा के हिसाब से यह चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है बोलो, हर एक साल 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन। इतना अच्छा चैप्टर यह है ना। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इससे रहता है, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है बोलो, मात्र आपको 54 क्वेश्चन है ना, 54 क्वेश्चन है आपको। इसी से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, एकदम कन्फर्म है। तो करना क्या है बोलो, इस 54 क्वेश्चन को यानी 54 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, ईमानदारी से खुद से बनाइएगा। चैप्टर पढ़ लीजिए बुक से, उसके बाद यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव आप खुद से बनाइए ईमानदारी से। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमने, है ना, 54 में से इतना नंबर लाया। जितना भी आप बना पाएँ, है ना, उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। अब देखिए, टेस्ट देने से ये हो जाएगा कि आपका, है ना, याद भी हो जाएगा, याद करने में सुविधा भी होगी, और आपको एहसास भी हो जाएगा कि हम पहला लेसन से कितना बना पा रहे हैं, है कि ना, मज़ेदार चीज़। तो चलिए, है ना, खुद से बनाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। समझिएगा, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, या फिर इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछेगा कि इटली के एकीकरण में निम्न में से, है ना, निम्न में किसने योगदान किया था, निम्न में किसने योगदान किया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना था कि इटली के एकीकरण के मुख्य नायक कौन था, या फिर आपको किसने योगदान दिया, है ना, यानी किसने योगदान किया। तो यहाँ पे ऑप्शन तो हमारे हिसाब से यहाँ पे सभी के सभी लग रहा है बोलो। विक्टर एमेनुअल भी योगदान दिया था, है ना, कौन काबोर भी योगदान दिया था इटली के एकीकरण में, आपका गैरिबाल्डी और मेजीनी भी था, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन, है ना, सही बनाए, इसका आंसर कौन कौन सही बनाए, प्लीज़ कमेंट कीजिए बोलो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो, है ना, बीबीडी गाइड से शुरू किए हैं बोलो, बीबीडी गाइड से। बहुत ही, ये भी किताब बहुत ही अच्छा किताब है, जहाँ एग्जाम के हिसाब से बहुत ही, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा लड़ता है बोलो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है। समझिएगा, रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है, या फिर इसको दूसरा तरीका से पूछेगा कि रक्त एवं लौह की नीति का, है ना, अवलंबन किसने किया था। देखिए कितना बार पूछा है, 23वें, 20वें, 17 में, 11 में, है ना, इस तरह से पूछा गया वो लोग। तो, है ना, ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क, है ना, बिस्मार्क, बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोलो, कहता है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है बोलो आपको, यूनान को कहा जाता है, यूनान को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यूनान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था।
प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो हुआ था बोलो आपका, है ना, 1964 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1964 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बोलो इसका सही जवाब दीजिए तो कौन देते हैं। कहता है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, माने पूरी तरह से संपन्न हुआ? तो हुआ था बोलो, है ना, 1871 में। 1871 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कौन पहले जवाब देते हैं। कहता है लुई फिलिप, है ना, लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो यह था बगल आपका फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बगलो। कहता है बोहेमिया निम्न में, है ना, किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था? तो ये था बोलो ऑस्ट्रिया के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है। कहता है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी नहीं था, बोलो जर्मन, जर्मन, है ना, जर्मन नहीं था, है ना, जर्मन यानी जर्मनी, जर्मनी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ शानदार क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का राजा था बोलो विक्टर इमैनुअल था, है ना, विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। पहले जवाब दीजिए, देखते हैं क्या पहले जवाब देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम ला रहे हैं, बोलो कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर कहते हैं, क्वेश्चन है, बोलो तो इसका सही जब ऑप्शन दीजिए तो कौन सा होगा। जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट किया था, बोलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बोलो कहता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति, है ना, कब हुई? तो हुआ था बोलो 1700, है ना, 89 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1789 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है मेजीनी का संबंध किस संगठन से था? मेजीनी का, तो सब जवाब दीजिएगा, बोलो, है ना, मेजीनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था, बोलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बोनरी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, बोलो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 13। कोशिश कीजिए खुद से जवाब देवे के, है ना, खुद से जवाब दीजिए तो बोलो। चलिए देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल, तो हिगेल था बोलो आपका जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था दार्शनिक, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि कोसुत का संबंध किस देश से था? है ना, कोसुत का संबंध किस देश से है? तो हंगरी से है, बोलो हंगरी, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हंगरी, है ना। हमको जवाब देने से पहले आप जवाब दीजिए, तब पढ़ने में मजा आएगा, है ना। देखते हैं कितना फास्ट जवाब देते हैं। आपको कमेंट भी करना है, ऑप्शन भी साथ में। ऑप्शन नंबर 15 देखिए। कहता है लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो किया था बोलो खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? है ना, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, लौसने सम्मेलन, लौसने सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 17 देखते हैं, बोलो चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है बोलो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, है ना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बोलो कहता वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो हुआ था बोलो 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1815 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बोलो झकासा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कि काउंट काबोर को, है ना, काउंट काबोर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबोर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो नियुक्त किया था बोलो प्रधानमंत्री के पद पर, है ना, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बोलो कहता है ना, जिबेलिन, है ना, जिबेलिन संबंधित था, जिबेलिन संबंधित था या फिर जिबेलिन एक संस्था थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, है ना, व्यापारियों का संस्था थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि फ्रैंकफर्ट, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी बोलो 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1871 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता इटली के एकीकरण में, समझिएगा, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में, है ना, निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मार्क, है ना। बिस्मार्क का संबंध नहीं था बोलो, इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, समझिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, है ना। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो था बोलो आपका, है ना, कौन था जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार? तो बिस्मार्क था बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिस्मार्क, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, 2021 से पूछा गया है। कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिस्मार्क, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है 1830 की क्रांति के बाद, समझिएगा, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो हुआ था बोलो संवैधानिक राजतंत्र, है ना, संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो थे बोलो समाज सुधारक थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समाज सुधारक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बोलो ये तो सबको जानते होंगे, है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी बच्चा इसमें गड़बड़ा देंगे, है ना। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को कहा जाता बोलो, है ना, तुर्की को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है यंग यूरोप या फिर यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप या फिर यंग इटली की स्थापना किसने की? तो बोलो, है ना, किसने की थी? तो मेजीनी ने, है ना, मेजीनी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही मेजीनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बोलो कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो हुआ था बोलो सेडान का युद्ध, है ना, सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था, सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेडान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बोलो
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी है। कहता है यूरोप वासियों के लिए, है ना, समझिएगा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोलो यूनान, है ना, यूनान इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यूनान। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कहता इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है, बोलो यूरोप, है ना, यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप महादेश, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि वियना कांग्रेस के द्वारा, समझिएगा, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बोलो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश, है ना, बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कहता सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो हुआ था, बोलो सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेडान। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 35 देखते हैं, बोलो। कहता गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाविक, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 36 देखते हैं। कहता बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था, बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग अब 37 देखेंगे, बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 का था 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी की, है ना, एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तो हुआ था, बोलो तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ? तुर्की के साथ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, तुर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बोलो। कहता है चार्टिस्ट आंदोलन का, है ना, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? तो हुआ था, बोलो इंग्लैंड में संपन्न हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। कहता है नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था इटली में हुआ था, बोलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुआ था 1810 में, बोलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1810 में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 41 देखते हैं, बोलो। कहता नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो लागू किया गया था, बोलो 1804 ईस्वी में, है ना, 1804 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1804 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 42 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 42 वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोलो जर्मनी, है ना, जर्मनी सम्मिलित नहीं था, बोलो जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 43 यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो पराजय हुआ था, बोलो किसकी? तो तुर्की की, है ना। किसकी हुई थी? तुर्की की, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, तुर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बोलो। कहता है यूरोपीय, है ना, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो तुर्की को कहा जाता था, बोलो तुर्की को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ना,
तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था, यूरोप को कहा जाता था, बोलो यूरोप का था, यूनान को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनान को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, बोलो कहता है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? प्रस्तुत किया था, बोलो रूस ने किया था। किसने? रूस ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रूस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बोलो कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो किया था, बोलो कितना युद्ध? तो है ना 3 युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 3 युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो वहाँ था, बोलो है ना, किस राजवंश का? तो बुर्बो राजवंश का शासन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, बोलो कहता है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो हुआ था, बोलो कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा, है ना, कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक था, बोलो कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता है प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था, बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलियम प्रथम, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग अब 51 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, ये तो 51 था, 52 देखिए, कहता किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो हुआ था, बोलो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो किया था, बोलो राइन संघ की स्थापना किया था, राइन संघ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइन संघ की स्थापना किया था, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 54 देखते हैं, बोलो यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद अब आपकी बारी आ जाएगी, कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। और बोलो वीडियो अच्छा लगे तो कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो वो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका सिलेबस चालू हो गया है, बोलो अब कोढ़ जाइएगा तो कोढ़ियाते रह जाइएगा, है ना। एने सोने भटकिए नहीं, कहीं जुड़िए, अस्थायी रूप से जुड़े रहिए। और जो भी दिक्कत रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 54, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बोलो कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से, है ना, पुनर्जागरण से। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, पुनर्जागरण। अब आप कमेंट करके बताइए, बोलो कि आपने 54 में से कितना नंबर का सही बनाया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को लिंक शेयर कर दीजिएगा, बोलो। आज के लिए हम इतने मिलते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।